नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जब भारतीय उपमहाद्वीप में एक जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई थी। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय था। छोटे-छोटे कबीले और राज्य सब एक दूसरे से टकरा रहे थे और जानते हैं, इसी टकराव से जन्मे भारत के पहले महान राज्य। जी हाँ, ये कहानी है महाजनपदों के उदय की। तो सवाल ये उठता है कि भारत का पहला साम्राज्य आखिर बना कैसे? वो कौन सी ताकतें थीं, वो कौन सी रणनीतियां थीं, जिन्होंने किसी एक राज्य को इतना शक्तिशाली बना दिया कि वो बाकी सब पर हावी हो गया। आज हम इसी दिलचस्प सफर को समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस शब्द को ही समझ लेते हैं। महाजनपद बड़ा आसान है। महा मतलब महान और जनपद मतलब कोई राज्य या इलाका। तो महाजनपद का सीधा सा मतलब हुआ महान राज्य। और ये वो 16 शक्तिशाली राज्य थे जो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की जमीन पर उभरे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये सब पता कैसे चला? तो देखिए, इस दौर की ज्यादातर जानकारी हमें प्राचीन ग्रंथों से मिलती है। खास तौर पर एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इसी ग्रंथ में हमें पहली बार इन 16 महाजनपदों की एक पूरी लिस्ट मिलती है। समझिए, ये हमारे लिए इतिहास में झांकने वाली एक खिड़की की तरह है। तो चलिए अब मैदान में उतरते हैं और मिलते हैं उन 16 दावेदारों से जो सत्ता के सबसे बड़े खेल में शामिल थे। ये वर्चस्व की यानी कि सुप्रीमेसी की एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जिसमें हर कोई टॉप पर पहुंचना चाहता था। इस दौड़ में पहला बड़ा खिलाड़ी था काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। अपने शुरुआती दिनों में काशी को एक बेहद शक्तिशाली और अमीर महाजनपद माना जाता था। फिर आता है कोसल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। कोसल काशी का पड़ोसी था और उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी भी। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इतिहास ने इन दोनों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ तैयार कर रखा था। अब जरा पश्चिम भारत की तरफ चलें तो वहां अवंती का दबदबा था। इसकी 2 राजधानियां थीं, उज्जैनी और महिष्मती। और हाँ, ये उस समय ट्रेड का यानी व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर था। और उत्तर पश्चिम में था गांधार, राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला का नाम तो सबने सुना ही होगा। उस समय ये ज्ञान और शिक्षा का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। और फिर वो महाजनपद जो आखिर में इस महामुकाबले का चैंपियन बना, मगध। इसकी शुरुआती राजधानी थी राजगृह। लेकिन सवाल ये है कि मगध बाकी सबसे इतना आगे कैसे निकल गया? तो चलिए अब जरा मगध के चैंपियन बनने की कहानी को करीब से देखते हैं। आखिर उसकी जीत की रणनीति क्या थी? क्या खास था मगध में जिसने उसे अजय बना दिया? मगध का वो क्या राज था? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात थी या इसके पीछे कुछ ठोस वजह भी थीं? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, मगध की सफलता का कोई एक सीक्रेट नहीं था, बल्कि ये कई चीजों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। सबसे पहली बात, इसकी लोकेशन। गंगा की उपजाऊ घाटी पर इसका कंट्रोल था, जिससे खेती भी जबरदस्त होती थी और व्यापार भी। दूसरा, इसके पास थे प्राकृतिक संसाधन, खासकर दक्षिण बिहार के लोहे के भंडार, जिनसे बने मजबूत हथियार और औजार। तीसरी और सबसे अनोखी बात, इसकी सैन्य ताकत। मगध ने पहली बार अपनी सेना में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल किया। सोचिए, उस समय के लिए एक तरह के टैंक थे। फिर यहाँ बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा हुए। और आखिर में इसकी राजधानी राजगृह, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, मतलब एक नेचुरल किला। तो सत्ता के इस संघर्ष का अंत कुछ इस तरह हुआ। जहाँ पहले काशी बहुत ताकतवर था, उसे कोसल ने हरा दिया। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। आखिर में मगध ने कोसल को भी हराकर अपनी बादशाहत कायम कर ली। इस खेल का असली विजेता मगध ही साबित हुआ। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बहुत दिलचस्प पहलू है। उस दौर में सारे के सारे राज्य राजतंत्र नहीं थे। मतलब सब जगह राजा का ही शासन नहीं था। सत्ता का एक और रूप भी मौजूद था जो इससे बिल्कुल अलग था। उस समय दरअसल 2 तरह की शासन प्रणालियां थीं। एक तरफ थे राजतंत्र, जहां एक ही राजा होता था और उसी का खानदान राज करता था, जैसे मगध और कोसल में। और दूसरी तरफ थे गणसंघ, जिन्हें हम एक तरह का गणराज्य कह सकते हैं। यहाँ कोई एक राजा नहीं होता था, बल्कि एक पूरी सभा या परिषद मिलकर फैसले लेती थी। वज्जी और मल्ल इसके सबसे बड़े उदाहरण। और आपको पता है, ये जो वज्जी संघ था, इसे भारतीय इतिहास में गणतंत्र के सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक माना जाता है।
जरा सोचिए, उस जमाने में ये विचार कितना क्रांतिकारी रहा होगा कि शासन किसी एक व्यक्ति के हाथ में न होकर लोगों के एक समूह के हाथ में हो सकता है। तो इस दौर ने सिर्फ राज्यों की सीमाएं ही नहीं बदली, बल्कि भारतीय समाज की पूरी रूपरेखा ही बदल कर रख दी। चलिए अब देखते हैं कि महाजनपदों की वो कौन सी विरासत है जो आज भी हमारे साथ है। इस युग ने समाज को पूरी तरह से बदल दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद पहली बार गंगा के मैदानी इलाकों में बड़े बड़े शहर बसने लगे, जिसे इतिहासकार दूसरा शहरीकरण भी कहते हैं। राज्यों ने अपनी स्थायी और प्रोफेशनल सेनाएं रखनी शुरू कर दी। लोहे के औजारों और सिक्कों का इस्तेमाल आम हो गया, जिससे व्यापार और अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिला। और जब समाज में इतनी हलचल हो तो जाहिर है नए विचारों और दर्शनों का भी जन्म होता है। ये वही दौर था जिसने दुनिया को दो महान विचारक दिए, गौतम बुद्ध, जिन्हें मगध की धरती पर ही ज्ञान प्राप्त हुआ, और महावीर स्वामी। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक क्रांति नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक और दार्शनिक क्रांति का भी समय था। तो अंत में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। मगध ने एक विशाल साम्राज्य बनाया जो ताकत और एक सेंट्रलाइज्ड शासन पर टिका था। वहीं गणराज्यों ने लोकतंत्र और मिलकर फैसला लेने का एक नया विचार पेश किया। तो आप बताइए, भविष्य को असल में किस विरासत ने ज्यादा आकार दिया, एक शक्तिशाली साम्राज्य के ढांचे ने, या फिर एक लोकतांत्रिक आदर्श की उस पहली प्रेरणा ने?